गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, आप लोगों ने वो भेजा नहीं? हाँ जी। मैं आज भेज दिया, मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है। IMDb का भी दिया हुआ है तुमको, सैटरडे तक वो भी सबमिट करना है। चलिए, कहाँ तक हो गया था अपना इतना? सर डेटा प्रिपरेशन पे थे ना। क्या कर लिया था? डेटा प्रिपरेशन आपने कुछ किया था? जैसे अपन ने आपने वो बहुत सारी स्लाइड्स फिनिश कर दी थी और आगे कंटिन्यू करना था। स्लाइड्स मिसिंग स्लाइड्स मिसिंग अच्छा, हाँ स्लाइड्स कर रहे थे अपन। ठीक है। वहाँ पे ERP KPI मिसिंग अच्छा। और कुछ मिसिंग का भी हाँ मिसिंग का भी हो रहा था। अपर लिमिट लोअर लिमिट। मिसिंग वैल्यू का बताया था, फ्लोरिंग कैपिंग बता दी थी, आउटलायर्स का नहीं बताया था, बता दिया था। फ्लोरिंग कैपिंग बता दी थी, आउटलाइनर्स भी बता दिया था। ठीक ठीक। तो अपन जो है समराइजिंग कोलैप्स चल रहा था शायद, ये बताया था। नहीं सर। आउटलायर तक हुआ था। आउटलायर। भाई मिसिंग वैल्यू कैसे फिल करते हैं बताइए आप मुझे, जो मैंने तरीके बता। सर एक तो अपन डेटा देखते हैं कि डेटा का जो मिसिंग वैल्यू है उस डेटा में मीन लेना है या मीडियन लेना है या मोड लेना है। वो कैसे उसका पता चलता है? उसका हिस्टोग्राम देख के उसके बाद उसकी स्क्यूनेस चेक करते हैं। उसकी अच्छा। हिस्टोग्राम बना के उसकी स्क्यूनेस चेक करेंगे और अकॉर्डिंगली अगर मीन रहेगा तो एवरेज वैल्यू लिख देंगे और अगर मीडियन रहेगा तो मीडियन रहेगा तो इंटर क्वार्टाइल वैल्यू लिखेंगे और अगर मोड रहेगा तो गलत बोल रहे हैं। जो सबसे ज्यादा रहेगा वो लिख देंगे। मीडियन का गलत बताया क्या? और कोई? सर वो अपन बताएगा, उसका फॉर्म चेक करेंगे डेटा कैसा दिख रहा है। अगर पता है नॉर्मल डेटा आएगा तो मीन वैल्यू डालेंगे, अगर स्क्यूड डेटा है तो मीडियन डालेंगे, कैटेगरिकल डेटा है तो मोड वैल्यू डालेंगे। करेक्ट, ये है, ये समझे? ठीक है, ये तो आपने एक तरीका बताया। क्या क्या ट्रीटमेंट है? ये तो सेंट्रल में टेस्ट दी आपने उसमें, उसी वेरिएबल की, है ना? हाँ।
बताइए। सर अगर पता है पॉजिटिव स्क्यूड डेटा रहता है, हेलो, सर मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी देखते हैं। सर मेरे वाईफाई में प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है। Now am I audible? Yes, sir. And now you are. वो थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन का इशू आ रहा है, पता नहीं, अनस्टेबल है। हाँ जी, क्या ट्रीटमेंट है बताइए एक बार। मिसिंग वैली से बताइए। सर ये है ना कि अब पहले चेक करेंगे हिस्टोग्राम के थ्रू। वो तो ठीक है, हाँ। वो तो एक ट्रीटमेंट है। इसको और भी ट्रीटमेंट है, कैसे भरेंगे इसको?
सर एक तो जो मीडियन या मीन वैल्यू है जो भी डेटा के टाइप पे होगा उसके हिसाब से कर सकते हैं, और एक है जो अपर लिमिट लोअर लिमिट, मतलब वो जो कैपिंग वो तो और आउटलेयर का बता रहा है, मिसिंग वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म देखिए, मैंने बताया था कि यदि 5% से कम ऑब्जर्वेशंस में मिसिंग वैल्यू हो, पहला ट्रीटमेंट। क्या बताया था? ये क्या दिख रहा है आपको? मिसिंग वैल्यू दिख रहा है? हम्म दिख रहा है? यस सर। पहला क्या है? रिमूविंग ऑब्जर्वेशन विथ मिसिंग वैल्यूज। क्या है कि ऑब्जर्वेशन को हमें रिमूव कर सकते हैं यदि 5% से कम ऑब्जर्वेशन में मिसिंग वैल्यूज हो, तो हम उस ऑब्जर्वेशन को ही हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यस उन सर। रोज को हटा दें। दूसरा था इंप्यूटिंग मिसिंग वैल्यू विथ सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, मेन मोड मीडियन, जिसमें हिस्टोग्राम देखते हैं हम लोग, ये करते हैं। ठीक है। तीसरा है इंप्यूटिंग विद बिजनेस लॉजिक। इंप्यूटिंग विद, अब बिजनेस लॉजिक का यहां मतलब क्या होता है? बिजनेस लॉजिक का मतलब ये है कि जो दूसरे कॉलम है उन कॉलम को देख के वो मिसिंग वैल्यू भरना, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में क्या वैल्यू है उधर। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको, बहुत सिंपल सा, है ना। Yes. ये बहुत सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं। एक हम इंजन फेलर की बात करते हैं, कार का इंजन फेल होता है ना, जो इंजन फेलर की बात करते हैं। अब हमारे पास जो कॉलम है एक तो कॉलम है कि कार का मॉडल कब का है, ईयर ऑफ मॉडल, कितना किलोमीटर चली है गाड़ी, एंड ईयर ऑफ फेलर ऑफ इंजन। अपन ये नहीं लेकर के, मैं थोड़ा सा इसको इजी करता हूँ।
क्योंकि दो कॉलम फिर आपको दिक्कत होगी। मैं थोड़ा सा इसको easy करता हूं। इसको कॉलम में दो कॉलम देते हैं। तो कितना किलोमीटर रन हुआ है, कितने साल हुए उसका। ठीक है, दो कॉलम, अपन दो ही कॉलम ले रहे हैं। एक तो कितना किलोमीटर वो गाड़ी चली है और कितने साल बाद वो इंजन जो है वो फेल हुआ। गॉट इट। ये दो कॉलम, ठीक है। ईयर ऑफ फेल, फेलर। तो मान लीजिए डेटा जो है वो ये बोलता है कि 65,000 किलोमीटर पे वो फेल हुआ और गाड़ी को हुए 8 इयर्स। ओके। फिर 1,10,000 किलोमीटर पे इंजन फेल हुआ और गाड़ी को हुए हैं 9 इयर्स। फिर 45,000 किलोमीटर पे फेल हुआ और गाड़ी को हुए हैं 6 इयर्स। समझ रहे पॉइंट। फिर और भी ऐसा बहुत सारा डेटा है। हमारे को यदि इसका मीन ले, और ये हमारा मिसिंग वैल्यू। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये मिसिंग वैल्यू, ये हमें फिल करना है। यदि आप सपोज ये नॉर्मल है, और भी रोज हैं, अपन पूरे नहीं लिख सकते, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो मीन लेंगे, क्या लेंगे? जी सर। Mean. तो इसका मीन आएगा 23 डिवाइडेड बाय 3, 3 इयर्स के लगभग आएगा। नहीं, 7 इयर्स, 7 इयर्स के लगभग आएगा। क्या बोलते? Yes, sir. Yes, sir. तो हम यहाँ पर जो भर रहे हैं 7 इयर्स, यहाँ भी भर दोगे, 7 इयर्स यहाँ भी भर दोगे, जितने भी और मिसिंग होंगे वहां सब जगह 7 इयर्स भर दोगे कि नहीं भर दोगे? क्या बोलते? हम्म, हाँ भाई, कुछ हाँ ना।
भर दोगे आप? यस सर। यस सर सर। लेकिन सर किलोमीटर के हिसाब से जैसे कि 110 मतलब वो है, बाकी 200 220 है, ये तो कम हो रहा है, लेकिन 9 वही ईयर है और यहाँ पे 7 ईयर आ रहा है। देखिएगा, अब हो क्या रहा है कि आपने जब सेंट्रल टेंडेंसी भरी तो 1,10,000 किलोमीटर पे तो 9 साल में गाड़ी फेल हुई, 45 किलोमीटर में 6 साल में गाड़ी से फेल हुई है। अब 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चली है तो 7 साल में फेल कैसे हो जाएगी? क्या 7 साल में 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चलने पे फेल हो जाएगी? या 22,000 किलोमीटर में 7 साल गाड़ी कैसे चलेगी? तो 22,000 किलोमीटर होता ही क्या? क्या 7 साल में 22,000 किलोमीटर किसी की कार चलेगी खाली? इन जनरल, जेनरिक सेंस। तो ये 7 इयर्स का करेक्ट वैल्यू इंप्यूट कर रहा हूं मैं, नहीं। क्योंकि यहाँ इसके जो कोरस्पॉन्डिंग और भी वेरिएबल्स होंगे उसके हिसाब से तो ये न्याय नहीं हो रहा है। 7 साल हो रहा है क्या? नो सर। आ रहा है रिया, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो अब ऐसी कंडीशन में जब हम कोरस्पॉन्डिंग देखते हैं, इसी को हम बिजनेस लॉजिक बोलते हैं, समझे? यस सर। या हम जो बिजनेस लॉजिक है इसमें हम कोई भी दूसरे प्रेडिक्टिव मॉडल के द्वारा या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के द्वारा हम इसको भरते हैं। समझ गए? इसके द्वारा भरेंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के द्वारा, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? जी उसके सर। द्वारा हम इसको भरते हैं, इसका प्रेडिक्शन करते हैं। ओके, समझ में आ गया? अब वो Yes, मशीन sir. लर्निंग को कभी प्रेडिक्टिव एनालिसिस पढ़ा नहीं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस चीज को। तो 3 तरीके हुए। कितने हुए? 3। पहला, यदि कम ऑब्जर्वेशन में है तो आप रिमूव कर दो, ड्रॉप कर दो, उन ऑब्जर्वेशंस को हटा दो। क्लियर? दूसरा, सेंटर टेंडेंसी मीन मोड मीडियन के द्वारा फिल कर दो। ठीक है। तीसरा, बिजनेस लॉजिक का यूज करेंगे। एनी डाउट? नो सर। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ आउटलायर्स। 3 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला ट्रीटमेंट होता है सेम, कम ऑब्जर्वेशन में हटा दो। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन ही हटा दो। दूसरा, मैंने फ्लोरिंग कैपिंग आपको बता दिया था, जी सर। है? आप भी? Yes, sir. तो फ्लोरिंग और केपिंग कब करते हैं सब बता दिया था। इंप्यूटिंग विद बिजनेस लॉजिक, वही चीज आ गई, मशीन लर्निंग से बनना। बट इट समझ में आ गया? यस सर। सिर्फ बीच Yes, वाला sir. चेंज हुआ है। मिसिंग वैल्यूज में हम बीच में सेंटर टेंडेंसी से भरते हैं और यहाँ पर हम फ्लोरिंग केपिंग करते हैं। अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। तो 3 तरह के ट्रीटमेंट होता है, और ध्यान रखिएगा ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। अब नीड फॉर चेंजिंग फॉर्म ऑफ डेटा। क्या होता है कि जब हम डेटा प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार हमें डेटा की फॉर्म चेंज करना रहती है बेटा। अब फॉर्म चेंज करना तो हम डेटा को समराइज करते हैं, फिर समराइज ग्रुप बाय करते हैं, फिर कोलैप्सिंग का मतलब होता है ग्रुप बाय करना और उसको समराइज करना। कई बार हम उसको, अब ये अपन देखेंगे समराइज कैसे किए जाते हैं कि डेटा के रो कॉलम चेंज हो जाते हैं, है ना, नंबर ऑफ रो कॉलम। तो हम लोग कई बार डेटा के फ्रेम को चेंज करते हैं। ठीक है, वो अपन देखेंगे बाद में, इधर यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। डेटा मैनिपुलेशन इज द प्रोसेस। अब डेटा मैनिपुलेशन एक प्रोसेस है ऑफ चेंजिंग डेटा इन एफर्ट टू मेक इट इजियर टू रीड और बी मोर ऑर्गेनाइज। तो ये जो हम जो चीजें कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करते हैं, वो मैनिपुलेशन है। वो एक प्रोसेस है कि डेटा को इस प्रकार से तैयार कर दिया जाए कि वो पढ़ने में आसान हो, ऑर्गेनाइज हो जाए। अब 4 रिजर्व वर्ड्स हैं आर में। एक एनए होता है, एक नल होता है, एक इन्फिनाइट होता है, एक नॉट ए नंबर होता है, नेम।
एनए जो होता है स्टैंड्स फॉर नॉट अवेलेबल, जो अवेलेबल नहीं है उसके लिए एनए लिखते हैं, नॉट अवेलेबल। एन यूज टू रिप्रेजेंट मिसिंग वैल्यू, मिसिंग वैल्यू को शो करने के लिए एनए, जहां भी मिसिंग वैल्यू होगी वहां एनए आएगा। नल रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू और एन अनडिफाइंड वैल्यू। नल जैसे अनडिफाइंड वैल्यू को, कोई चीज है नहीं, कोई कॉलम है नहीं, या कोई कॉलम हटाना है तो हम नल का उपयोग करते हैं। इनफिनाइट, यदि हम जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो इनफिनाइट INF लिख के देगा। नैन कब आएगा? जब जीरो को जीरो से डिवाइड करो तो नॉट ए नंबर आ जाएगा। क्लियर? ये चार यस तरह के वर्ड होते हैं जो हमें कभी देखने को मिलेंगे कैलकुलेशन के टाइम, तो आप घबराइएगा नहीं। INF लिखा है तो आपने किसी नंबर को जीरो से डिवाइड किया, किसी कॉलम। डेटा क्वालिटी, क्लीनिंग अप डेटा। तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहला काम होता है डुप्लीकेट रोज चेक करना, मिसिंग वैल्यूज भरना, फॉर्मेटिंग कॉलम्स करना। फिर बात आता है डेटा मैनिपुलेशन। मैड इंटीट्यू क्या होता है, कैसे करते हैं उसको? तो डीप लाइब्रेरी के द्वारा हम इसको बहुत आसानी से कर पाते हैं। एक डीप लायर पैकेज है, इसमें एक टाइप 2 फंक्शन का हम उपयोग करते हैं और ये हम डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब जो वाई डेटा कारपेंटर, ये सब एक प्रकार की डेटा कारपेंटरी होती है ना? ये मैंने आपको शेयर कर दिया है PPT, आप देख लीजिएगा आगे की चीजें। अब अपन प्रैक्टिकल चालू करेंगे। आपको ये सब तरह की फाइल पढ़ना बता दिया था पहले। Yes, sir. जी सर। आपको अब मैं बता रहा हूँ कि किसी फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है? और वो फाइल आपकी अलग अलग स्टेट से आई, CSV फाइल है या एक्सेल फाइल है, जो भी है, जिस भी फॉर्मेट में है, और उन सब फाइलों को आपको मर्ज करना है। क्या करना है? कंबाइंड फाइल बनाना है। अंडरस्टैंड? और कंडीशन ये है कि उन सब
फाइलों के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो पहले मैं फोल्डर दिखाता हूँ जहाँ वो फाइलें पड़ी हैं। नेम्स बाय स्टेट करके एक फोल्डर है, ये मैं आपको भेजूंगा। अब देखिएगा कि यहाँ एक ये वाली फाइल है एक्सेल में, ये सब टेक्स्ट फाइल है, ये पीडीएफ है, ये एक्सेल है, कहीं लॉग फाइल वगैरह भी है एक आध, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा लॉग फाइल भी है। तो ये सब फाइलें इसके अंदर हैं, ठीक है। ये अब इन सब फाइलों में मटेरियल क्या है ये बता दो, अलग अलग स्टेट से आई है। इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम, हर फाइल में ये 5 कॉलम, हेडर नहीं है, ठीक है। आप कोई भी फाइल उठा लें, ये 5 कॉलम, ठीक है। ये सब अलग अलग स्टेट की, हमें इन सब फाइलों को मर्ज करना है। अंडरस्टैंड? जैसे इलेक्शन का डेटा आया, हर वार्ड का डेटा आया, हर बूथ का डेटा आया फाइल में, है ना, और उसको अपन स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे उसको मर्ज करेंगे, सब स्टेट का डेटा आया, ऐसे करके मर्ज करते चले जाते हैं, है ना। मतलब मर्ज करना है, ऐसा होता नहीं, जनरली वो डेटाबेस में जाता है, या आपके मार्क जो सेल है वो अलग अलग जगह से फाइलें आई एक्सेल की, और फिर आप उसको मर्ज करके देख रहे हो कि हाँ यार ये डीलर का, ये मतलब जो भी आपके सेल्स पर्सन है, अलग अलग रीजन की फाइलें। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि जो फाइल्स हैं वो कहाँ रखी हैं, और अभी मेरी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ है डेटा प्रिपरेशन में, है ना, ये पाथ है हमारा, पर इसके अंदर एक फोल्डर है नेम्स बाय स्टेट। जब तक इस फोल्डर पे मैं नहीं जाऊंगा तब तक मैं वो फाइल एक्सेस नहीं कर सकता। मैं तो इसके पहले हूँ डेटा प्रिपरेशन, मुझे पाथ यहाँ तक चाहिए, तो मैं सेट वर्किंग डायरेक्टरी करूंगा और ये पूरा पाथ यहाँ तक डाल दूंगा, व्हाट इट, और इसमें फॉरवर्ड स्लैश चलेगा, बैकवर्ड मत लीजिएगा, ठीक है। ये अपन जैसे इसको कैसे लिखते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ आपने देखा ये फोल्डर खोला है मैंने, यहाँ राइट क्लिक किया और कॉपी एड्रेस एक्स टेस्ट, है ना, एस टेस्ट आप ले लेंगे इसको, और मैं इसको पहले हटा देता हूँ, पूरा तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। सेट वर्किंग डायरेक्टरी SWD कोट्स लेंगे और कोट्स के अंदर अब इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ सब बैकवर्ड स्लैश है, इनको सबको फॉरवर्ड करेंगे। Got it? अंडरस्टैंड यहाँ तक? Yes, sir. और मैं इसको रन कर, तो फिर देखूंगा मेरी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो अब आगे नेम्स बाय स्टेट तक है वर्किंग डायरेक्टरी, अंडरस्टैंड ना? Yes, sir. पहले यहीं तक थी, अब यहाँ तक होगी। अब मैं इस फोल्डर के अंदर की फाइल्स एक्सेस कर सकता हूँ, अंडरस्टैंड? अब मैं लिस्ट ऑफ फाइल्स देखूंगा कि जो मेरे नेम्स बाय स्टेट में, ये मेरा गेट वर्किंग डायरेक्टरी वही हो गया ये पूरा। तो इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं उनकी लिस्ट मुझे चाहिए, ठीक है। मैं खाली ऐसे भी रन कर सकता हूँ, उसको सेव करने की जरूरत नहीं फाइल्स नेम्स में, पर मैं फाइल्स नेम्स करके एक ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने, XYZ कुछ भी रख सकता हूँ नाम। तो मैंने इसको रन किया और मैंने देखा ये बताता है कि ये सब फाइलें इसमें, ये लॉग फाइल है, देखिए ये CSV फाइल है, ये स्टेट, और भी फाइलें पड़ी हैं उस फोल्डर में जो मेरे काम की नहीं। मुझे तो टेक्स्ट फाइल को जो ऐड करना है, मैं मतलब उसको मर्ज करना है,
अंडरस्टैंड? क्या बोलते? अब उसको Yes, मर्ज sir. करना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे वही फाइल लूंगा फाइल नेम्स में जिसमें एक्सटेंशन txt हो, बाकी मुझे नहीं चाहिए। गॉट इट? एक लिस्ट बन रही है, ये एक लिस्ट बनी ना, एक लिस्ट बना रहा हूं, लिस्ट डॉट फाइल्स, फाइल्स की मुझे लिस्ट दे रहा है कि जिसमें टेक्स्ट है। अब मैं आपको देता हूं, अब इसके अंदर वो फाइलें गायब हो गई जो फालतू की थी, ये सब फाइलें देख रही हैं क्या? जी एक आध घंटे बाद बोला करो हाँ या ना, है ना? अब एल अप्लाई फंक्शन में यूज कर रहा हूं। अप्लाई फैमिली में आपको बताऊंगा अभी, इस फंक्शन को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा ज्यादा। एल अप्लाई में हमें लिस्ट देगा, ये क्या देगा? लिस्ट देगा, जो भी फाइल नेम्स है हमारी, मतलब ये सब फाइल्स की, और इसको read डॉट csv में कन्वर्ट कर देगा। जब read डॉट csv का मतलब क्या हुआ, ये काय में कन्वर्ट होगी? एक्सेल डेटा फ्रेम काय में कन्वर्ट हो जाएंगी? डेटा फ्रेम। डेटा आर में जो भी हम read डॉट csv या read डॉट xls लिखते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? आर किस में लाके पड़ता है उसको? डेटा फ्रेम। डेटा ये डेटा फ्रेम हो जाएंगे। और हेडर फॉल्स, है ना? और एल अप्लाई हमें जो आउटपुट देता है वो देता है लिस्ट, एल लिखा हुआ है ना, एल फॉर लिस्ट। तो ये डेटा फ्रेम सब एक लिस्ट के अंदर मिलेंगी हमें। किसमें मिलेंगी बेटा? लिस्ट। लिस्ट में मिलेंगी, अभी आपको बताऊंगा। इसको मैं रन करता हूँ और मैं ये क्लास ऑफ फाइल्स बताता हूँ पहले। ये जो फाइल्स नाम से मैंने सेव किया है इसको, है ना, इसका क्लास देखिए पहले क्या है। इसका क्लास क्या है बेटा? लिस्ट। अब ये फाइल्स हैं, यहां देखिएगा आप, इस लिस्ट में ये फाइल्स तो लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट में पहली डेटा फ्रेम है जिसमें 26,163 ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 वेरिएबल्स। ये पूरे वेरिएबल दिए v1 v2 v3 v4 v5। ये पहला कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर है, तीसरा इंटीजर है, चौथा कैरेक्टर है, पांचवा इंटीजर है। ऐसे दूसरी डेटा फ्रेम है जिसमें इतने ऑब्जर्वेशन है, तीसरी डेटा फ्रेम में इसमें इतना ऑब्जर्वेशन है, चौथी डेटा फ्रेम में इतने ऑब्जर्वेशन है। ये सब पूरी हमें डेटा फ्रेम दे रहा है लिस्ट में। गॉट इट? यस सर। क्योंकि लिस्ट वो डेटा टाइप है जो हर एक चीज को होल्ड करता है। मैट्रिक्स भी आ जाते हैं उसमें, वेक्टर्स भी आ जाते हैं उसमें, अरेज भी आ जाते हैं उसमें, डेटा फ्रेम भी आ जाते हैं। गॉट इट? यस सर। अब ये लिस्ट है, मैं इन सबको, क्योंकि अलग अलग डेटा फ्रेम है, मैं इन सबको बाइंड करना चाहता हूँ, एक ही में चाहता हूँ, है ना? किसी में 86,000 ऑब्जर्वेशन है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो मैं आर बाइंड करूंगा, रो बाइंड होएगा ना, सी बाइंड तो होएगा नहीं, रो बाइंड होगा। कॉलम एक जैसे हैं तो एक के नीचे एक ऐसे आते चली जाएंगे। तो डू कॉल फंक्शन है, डू डॉट कॉल आर बाइंड। और किसको आर बाइंड करना है? कौन सी लिस्ट को करना है? फाइल्स वाले। व्हाट इट? यस सर। और अब मैं नाम रखा हूं फाइल। पहले फाइल्स था, अब फाइल रखूं, देखिएगा। अब ये फाइल्स जो है, ये डेटा फ्रेम एक ही है, देखिएगा 55,52,452 ऑब्जर्वेशंस एक ही बन गई। अब जी सर। वेरिएबल 5 ही, ठीक है। ये मैंने पूरे फाइल को मर्ज कर लिया एक ही में। 51 एलिमेंट्स थे, 51 फाइल्स थी अलग अलग लिस्ट में। गॉट इट?
51 डेटा फ्रेम्स थे, उन सबको मर्ज करके ही बना लिया। समझ में आया? सर अगर वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे तो सब उसका अलग जगह बात है। V1 से V5 थे। बता रहा हूँ, वो भी आगे आएगा, एंड में आएगा इसमें, है ना बेटा? बहुत से तरीके की मर्जिंग होती है, ये तो एक ही में मर्जिंग बता रहा हूँ आपको, R बाइंड C बाइंड। यदि हम फाइल को व्यू करें अब, तो ये हमें दिख रहा है, ये फाइल दिख रही। जी सर। अब नेम फाइल्स, अब जो V1 V2 है, V3 है, कॉलम के नेम दे रहा हूँ। पहला कॉलम स्टेट है, दूसरा जेंडर है, तीसरा ईयर है, नेम है, काउंट है, ये मैंने दे दिया। स्टेट, जेंडर, ईयर, नेम, काउंट आ गया सामने। जी अंडरस्टैंड? सर। अब ये फाइल का Yes, यदि sir. बताऊं तो डेटा फ्रेम है ना? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। क्या होता है, कई बार हमें डेटा मिलता है और उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। कई बार डेटा में वाइट स्पेस होता है, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है? यस सर। अब इंडिया ही लिखा है और मैंने इसको रन किया और मैंने टेबल दिखाया, तो है तो इंडिया ही सब, पर लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से लिख दिया। बेटा लिख दिया, यस सर। किसी ने इंडिया, किसी ने स्पेस दे दिया, पहले किसी ने छोटे स्मॉल से लिखा, सब है इंडिया ही, वो तो एक ही कैटेगरी वो तो, है ना? जी सर। तो जब हमें व्हाइट स्पेस, सबसे पहली चीज होती है, हमें व्हाइट स्पेस हटाए। जो व्हाइट स्पेस है शुरू या एंड में, कई बार एंड में भी रहता है, वो हटाना। तो उसका फंक्शन है TRIMWS, स्ट्रीम्स। ओके, गॉट इट? यस यस सर। और मैं इसको y नाम से बना ले रहा हूँ आगे, है ना? नाम चेंज कर रहा हूँ व्हाइट स्पेस हटाने के बाद, x में मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। और अब मैं आपको टेबल y बताता हूँ। तब देखिए अब कम हो गए ना, जहाँ व्हाइट स्पेस थे वो सब एक में चले गए। गॉट इट? जी सर। ये जो इंडिया था उसमें यहाँ लास्ट में व्हाइट स्पेस है ना? इसमें नहीं है, इसमें आपके लास्ट में, किसी में शुरू में है, किसी के लास्ट में है ना, इसके शुरू में। तो ऐसे करके ये चीजें थी, ये सब मिक्स हो गई। अब मुझे ये सब भी एक जैसे चाहिए भाई, ये भी इंडिया ही है ना तीनों, क्यों जी? यस सर। आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रोज, तो आप सब में जाके करेक्शन करेंगे क्या? हैं? मिलियंस ऑफ रोज, आप सब में जाके करेक्शन करेंगे इसको? क्या आई को सही करेंगे या एक्सेल में जाके सही करेंगे? हैं? नहीं, हम यहीं से कन्वर्ट करेंगे इसको। तो कन्वर्टिंग इन अपर लोअर रेगुलर केस, अपर यानी पूरे ही कैपिटल हो जाएंगे, लोअर यानी पूरे ही स्मॉल हो जाएंगे, रेगुलर यानी पहला वर्ड कैपिटल बाकी स्मॉल, पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। एक तो ये हो सकता है। तो यहाँ मैं टू लोअर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? पहले टू लोअर करके बताता हूँ, टू अपर करके बताता हूँ, और फिर रेगुलर करके बताऊंगा। तो मैं इसको नए नाम से दे दे रहा हूँ, डी नाम से, टू लोअर वाई। देखिएगा सभी केस को लोअर कर दिया, 7 ऑब्जर्वेशन। यदि अपर करना चाहूंगा तो मैं अपर कर सकता हूँ उसको, वाई। गॉट इट? यस सर। स्ट्रिंग जार लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगी उसको, अपन को पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल के लिए। हो गया क्लियर? यस सर। समझ में आ गया? जी सर। ये सब डेटा प्रिपरेशन में जरूरत पड़ती है। डेटा होता है ना तो वो हमें बहुत अच्छा नहीं मिलता, नीट के लिए उनकी सफाई करना पड़ती है, ठीक है? ये सफाई का कार्यक्रम है। एनी डाउट? नहीं सर। No, sir. है?
अब मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग डेटा इन बेस आर एंड ट्रीटिंग मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर्स की हम बात करेंगे। बीच में थोड़ा सा और भी डाल दिया मटेरियल। अब इसमें पहला है फॉर एडिंग ए न्यू कॉलम, एक नया कॉलम यदि हमें ऐड करना है किसी डेटा फ्रेम में तो कैसे ऐड होगा। तो एक हमारा पैकेज है VCD, इस पैकेज में एक डेटा सेट है आर्थराइटिस। यदि वो डेटा सेट दिखाऊं तो ये है, शायद अपन ने पहले पढ़ा हो, ट्रीटमेंट सेक्स एज यस सर, है ना, पढ़ा ये हुआ है। डेटा सेट। और इसको मैं चाहूँ तो MD नाम से सेव कर रहा हूँ, है ना, और मैं इसमें एक नया कॉलम न्यू नाम से ऐड करना चाहता हूँ तो MD डॉलर न्यू लिखूंगा। अब वो कैसे आएगा, इसमें 84 ऑब्जर्वेशन है बेटा। कितने ऑब्जर्वेशन? 84 ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं। यस सर। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यदि न्यूमरिक 84 लिखता हूँ तो क्या होता है, देख पहली चीज। अभी आप डेटा सेट देखना, यहाँ तक इम्प्रूव पे खत्म है ना। अच्छा, ऑर्थराइटिस देखता है ना अपन, तो MD देखता है, ठीक है। क्या हुआ इसमें, कॉलम ऐड हो गया। कॉलम है। एक नया कॉलम आ गया पर इसमें सब वैल्यू 0 है। गॉट इट। क्योंकि मैंने क्या लिखा, खाली न्यूमरिक, और वो पूरे ऑब्जर्वेशन के नंबर देना पड़ते हैं। तो 84 ऑब्जर्वेशंस को ये क्रिएट कर देगा एक नए कॉलम में जिसकी वैल्यू 0 रख देगा। अंडरस्टैंड। जी सर। अब अपन इसमें जो भी वैल्यू भरना चाहें वो भर सकते हैं बाद में किसी भी कैलकुलेशन के थ्रू। अंडरस्टैंड कि नहीं। यस सर। जी सर। मान लो मैं यहाँ पर जो वैल्यू भर रहा हूँ वो वैल्यू एज के स्क्वायर, एक कुछ भी हाइपोथेटिकली कुछ भी कर रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ एज। व्हाट इट, इज इट क्लियर। जी सर। आ गया बेटा। Yes, sir. मैं डायरेक्ट भी एक कॉलम बना के बताता हूँ बिना न्यूमरिक बनाए। मैंने नया कॉलम लॉग अंडरस्कोर एज के नाम से बना रहा हूँ और इसमें लॉग ले रहा हूँ एज का। अभी तो स्क्वायर लिया था, अब अपन क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। आ गया डायरेक्ट। यस सर। अब जो मैंने ये बनाया था और जो ये कॉलम बनाया, इसमें अंतर क्या है। यहाँ मैंने न्यूमरिक से पहले कॉलम बना दिया, बाद में मैंने उसके अंदर मटेरियल डाला। यहाँ पर कॉलम नहीं बनाया, वो यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ रखेगा, फिर यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ रखेगा। ये कॉलम उसी टाइम डेवलप होता चला जाएगा धीरे धीरे। व्हाट इट। यस सर। जी सर। तो सर कौन सा अप्रोच लेना चाहिए? यदि हमारे पास बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा डेटा है, तो न्यूमरिक पहले कर लें और उसके बाद उसमें फीड करें। और यदि छोटे मोटे डेटा पे हम काम करते हैं 2000 5000 रो तक, तो फिर तो चलेगा। ठीक है। यस सर। यदि बहुत बड़ा डेटा है तो मिलियंस ऑफ रोज होती हैं हमारे पास, तो फिर हमें दिक्कत होती है उसमें, थाउजेंड्स मतलब नेक्स्ट मिलियंस है, तब हमें दिक्कत होती है। वो कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगाता है।
ठीक है, टाइम ज्यादा लेगा और कुछ नहीं, बाकी रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा बड़ा डेटा होगा। ऐसे ही मैं एक नया कॉलम बना रहा हूँ न्यू कॉल के नाम से, उसमें पेस्ट जीरो कर रहा हूँ। पेस्ट जीरो आप लोगों को मालूम है फंक्शन, इम्प्रूव्ड और आईडी को, है ना। तो ये देखिएगा इम्प्रूव्ड और ये आईडी, गॉट इट। Yes, sir. तो कॉलम ऐड करना आ गया आपको, Yes, sir. नया कॉलम बनाना पिछले कॉलम की हेल्प से सब। Yes, sir. अब मैं एक एज 40 इंडिकेटर के नाम से नया कॉलम बना रहा हूं और एमडी एज लेस देन 40, 40 से कम। मैं एक सेकंड को ये फंक्शन हटा देता हूँ। तो 40 से कम एज, तो ये लॉजिकल है बेटा, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल, इक्वल टू, क्या रिस्पॉन्स है, लॉजिकल है, ट्रू और फॉल्स देता है हम। व्हाट इट, Yes. Yes. मैं इसको रन करता हूँ पहले, जी सर। क्या दे रहे हैं, ट्रू फॉल्स दे रहा है। जो हम्म। 40 से कम है वो ट्रू है, जो 40 से ज्यादा है वो फॉल्स है। अंडरस्टैंड? तो जी सर। Yes, sir. पर मुझे यहाँ न्यूमरिक चाहिए 0 and 1, तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे एस डॉट न्यूमरिक कर दूंगा और रन कर। गॉट इट? Yes, sir. अब कुछ फंक्शंस अप्लाई फैमिली के जो फॉर लूप की जगह व्हाइल लूप की जगह यूज होते हैं, समझ रहे हैं। तो लूप बनाते हैं हम लोग, लूप की जरूरत नहीं पड़ती आर में ज्यादा, हमारे पास उसके लिए एक अप्लाई फैमिली है जो हमें बहुत से फंक्शंस देती है। ठीक, apply family of functions in R. There are many apply functions such that apply L, apply S, apply T, apply R, apply V, apply M, apply E, apply etc. बहुत सारे, बहुत बड़ी फैमिली है। अप्लाई फंक्शन की हम पहले बात करेंगे। इसका जो सिंटेक्स है अप्लाई फंक्शन में, पहले ऑब्जेक्ट, मार्जिन और फंक्शन, ये तीन मेन इसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स हैं कि ऑब्जेक्ट, मार्जिन और फंक्शन। मैं आपको ये करके बताता हूं कि पहले हम देखेंगे अप्लाई फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है ना। तो हमारे पास एक एम्प्टी कास्ट डेटा सेट है, सभी परिचित है उससे, है ना। मुझे माइलेज का मीन निकालना है, तो एक कॉलम का मीन तो मैं मीन फंक्शन लिखूंगा और मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल गया। पर यदि मैं बोलूं यार हर कॉलम का मीन चाहिए, मैं मीन एमडी लिखूंगा तो क्या मिलता है मुझे? नहीं बोलता है। क्लियर? मैं एक एक कॉलम का मीन तो ले सकता हूं,
एमडी डॉलर माइलेज, एमडी डॉलर डिस्प्लेसमेंट, एमडी डॉलर वेट, एमडी डॉलर एचपी, पर एमडी लिख के पूरे का मीन नहीं ले सकता। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। पूरी डेटा फ्रेम का मीन मुझे नहीं देगा ये। हाँ, समरी में मिल जाएंगे सबके, पर वो समरी में दूसरी चीजें भी मिलेंगी जो मेरे काम की नहीं। क्लियर हो रहा है? पॉइंट नहीं हो रहा है? क्यों रिया? ये वाला थोड़ा सा नहीं हो रहा है। देखिए, मीन फंक्शन का उपयोग हम एक एक वेरिएबल के मीन तो फाइंड आउट कर सकते हैं सेपरेटली, पर पूरे हाँ। डेटा फ्रेम के वेरिएबल के हर वेरिएबल का मीन चाहिए तो मीन फंक्शन से मिल रहा है? नहीं मिलेगा। तो ओके। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं चीजों के लिए तो हम लूप का उपयोग करते हैं, जो इटरेशन करे, पहले का दे दे, फिर दूसरे का मीन दे दे, फिर तीसरे का दे दे। सर यही तो लूप होता है लूप। एग्जैक्टली क्या होता है? है मतलब लूप एग्जैक्टली क्या होता है? चलिए बता। देखिए, पॉइंट पे आते हैं थोड़ा सा। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में एक्चुअली लॉजिक यूज होता है, यस एंड ट्रू एंड फॉल्स, यस एंड नो। ठीक है? यस सर। तो डिसीजन मेकिंग इज एन important aspect in any programming language. It helps to take a different path in the code based on the dynamic results. जो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं उसके हिसाब से आगे किस पाथ पे जाना है ये बताता है। आप यदि यस होगा तो मैं इस तरफ जाऊंगा, नो होगा तो मैं इस तरफ जाऊंगा। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। इस तरह का काम है। So this helps a lot of in process automation kind of stuff, where at some point in the process there could be multiple separate paths, है ना? कई बार हम ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं, ऐसे चौराहे पे पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारे रास्ते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार होता है, हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन से रास्ते पे जाएं। बट इट ऐसा ही यस सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कई बार स्टेज ऐसी होती है, हमें दो या दो से ज्यादा रास्ते दिखते हैं और किस रास्ते को हमें फॉलो करना है, यही तो डिसीजन मेकिंग यूज होती है आपकी। जीवन में भी ऐसे ही होता है, जब आपको एक से ज्यादा ऑप्शन दिखते हैं तो देन यू हैव टू यूज द डिसीजन मेकिंग। है? यदि ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या है? फिर तो कोई डिसीजन मेकिंग की जरूरत ही नहीं है। यस सर। If there are options, there is decision making. So there could be multiple separate paths and the state at that point decides the path to be taken. यहाँ पॉइंट क्लियर हुआ? यस है ना? सर। तो अब जिस भी पाथ पे जाएंगे कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप पाथ सिलेक्ट करेंगे कि ये कंडीशन है तो मैं इस पाथ पे जाऊं, है ना? मान लो मेरे पॉकेट में खाली 20 रुपए, कितने रुपए हैं? 20 रुपीज। और मैं एक जगह खड़ा हूं और मुझे कुछ नाश्ता भी करना है और चाय भी पीना है। मेरे सामने एक रेस्टोरेंट, बड़ा रेस्टोरेंट है, और उधर ही रेस्टोरेंट के साइड में एक ठेला भी लगा है। अब वो जो रेस्टोरेंट है वहाँ जो आइटम है वो 40 रुपए 50 रुपए से स्टार्ट होता है, और यहाँ जो ठेला है यहाँ 10 रुपए से स्टार्टिंग है, 5 रुपए की चाय, 10 रुपए की कचौड़ी समोसा। अब मेरे पास 20 रुपए, कंडीशन क्या है? मेरे पास 20 रुपए कंडीशन, तो मैं कहाँ अप्रोच करूंगा? ठेले पे। ठेले पे। इफ आई हैव मोर देन 20 rupees, if I have 1000 rupees in my pocket, then रेस्टोरेंट। got it? तो कंडीशन क्या आपके पास क्या है? वो ट्रू होने पे आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है ना? व्हाट इट? Yes, sir. क्योंकि जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तो मैं फिर लंच ही करूंगा ना, खाली रिफ्रेशमेंट लेके अपना काम थोड़ी चलाऊंगा दिन भर। अंडरस्टैंड? Yes, sir. जी सर। तो डिसीजन मेकिंग में कई चीजें होती हैं। इफ स्टेटमेंट होता है, एल्स स्टेटमेंट होता है, एल्स इफ स्टेटमेंट होता है, स्विच होता है, लूप्स होता है, रिपीट लूप्स होता है, व्हाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट होता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है। ये सब अंदर का पार्ट है उसके। तो इस तरह की चीजों के द्वारा हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है? अब लूप, पहले डिसीजन मेकिंग में लूप नहीं, अभी कंडीशन देख रहे हैं, लूप पे बाद में आएंगे, अभी इफ कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर्स द प्रोग्रामर टू स्पेसिफाई वन और मोर कंडीशंस टू बी इवेल्युएटेड और टेस्टेड बाय प्रोग्राम, है ना, along with the statement or statements to be executed if the condition is determined to be true। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो वो एग्जीक्यूट करेगा उस स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, अदरवाइज वो नहीं करेगा। एंड ऑप्शनली अदर स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन डिटरमाइंड टू बी फॉल्स। यदि कंडीशन फॉल्स होती तो अदर स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा या नहीं भी करेगा। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इफ कंडीशन इज ट्रू तो कंडीशनल कोड आगे का काम करेगा, आगे पाथ पे जाएगा, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो ये यहां से बाहर आ जाएगा आउटपुट, ये काम नहीं करेगा, ये वाला, ये वर्क नहीं करेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। है ना? मान लो ये रेस्टोरेंट और 20 रुपए, तो ये यहां से निकल करके यहाँ के बाहर आ गया, रेस्टोरेंट गए ही नहीं। गॉट इट? Yes, sir. जी सर। रेस्टोरेंट कब जाता है? जब यू हैव अ मनी मोर देन 100 रुपीज या मोर देन 20 रुपीज या लेस, मतलब एक अपने कट ऑफ सिलेक्ट कर लिया उसका, जो भी उससे कम होगा तो यहाँ चला जाएगा, उससे ज्यादा हुआ तो रेस्टोरेंट में जाएगा। व्हाट इट? जी सर। ये इफ स्टेटमेंट है, इफ कंडीशन। अब इफ कंडीशन में इफ एल्स भी होता है और भी होते हैं, तो अपन उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है बेटा, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। कंडीशंस पहले देख लें, इफ कंडीशंस, उसके बाद फिर लूप की बात करेंगे। ठीक है बेटा, मैं x इज इक्वल टू 5 लिखता हूँ। व्हाट इट? x इज इक्वल टू 5। और मैं सब पुराना यहाँ से खाली करता हूँ। अच्छा, मैं इसको रन करता हूँ। x बराबर 5 आ गया ग्लोबल एनवायरनमेंट में। अब मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ बेटा, इफ इसमें ब्रैकेट लगता है, x इज ग्रेटर देन 0। देखिएगा, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे इफ के बाद, ध्यान रखिएगा। जैसे ये राउंड ब्रैकेट खत्म होगा, कंडीशन इसमें डालेंगे राउंड ब्रैकेट में, x इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है हमारी। ओके, कर्ली ब्रैकेट देंगे, एंटर दबाएंगे, पैरेंथेसिस का ध्यान रखना है ना। यदि x 0 से बड़ा है तो इट इज पॉजिटिव। यदि 0 से बड़ा है तो ये बोलेगा कि ये पॉजिटिव है। क्लियर? नहीं?
जी सर। अब मैं इसको रन करता हूँ तब समझ में आएगी। ये जो ब्लैक में आ रहा है ना, ये रिजल्ट, ये तो वही का वही प्रिंट किया उसको। अंडरस्टैंड? जी सर। रिया, श्रेया, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यदि मैं इसको 0 लिख देता हूँ बेटा x को, और इसको रन करता हूँ और इस कंडीशन को रन करता हूँ, क्या आउटपुट दिया इसने? No. नहीं दिया। यदि मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ, आउटपुट दे रहा है क्या? नो। तो यहाँ मैंने खाली कंडीशन लिखी और उसमें लिखा कि कंडीशन यदि ये एक्सेप्ट हो रही है तो ही आउटपुट देना, अदरवाइज कोई आउटपुट देने की जरूरत नहीं। यही है ना मतलब? जी सर। Yes, sir. अब मैं यहाँ लिखता हूं कि यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो क्या करना है उसको, ये भी अब इंस्ट्रक्शन। अभी मैंने बताया था कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो मत जाना, कुछ नहीं करना, मतलब ये मैंने बोला। अब मैं लिख रहा हूं एल्स, या फिर कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, इट इज नॉट पॉजिटिव, है ना? देखिए अब -9 लिखा है मैंने, है ना? एनवायरमेंट में -9 है, इसके हिसाब से ये डिसाइड करेगा। बोल रहा है इट इज नॉट पॉजिटिव। यदि -साइन हटा दूंगा तो क्या बोलेगा? इट इज पॉजिटिव। अब समझ में आया? जी Yes, सर। sir. हम्म? अब मान लो मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं, एल्स इफ, जब भी इफ आएगा वहां पर कर्ली ब्रैकेट नहीं रहेगा, वहां पे आएगा राउंड ब्रैकेट, उसमें कंडीशन है, इफ के साथ हमेशा कंडीशन आए। मैं याद दे रहा हूं एक्स इज स्मॉलर देन 0, ऊपर है एक्स इज ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन एक्स इज स्मॉलर देन 0 होगा तो क्या करें? मैं लिखूंगा व्हाट इट, क्या बोल, जी सर। Yes, और sir. इसके अलावा कुछ होगा यानी एल्स, एल्स पे कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि इफ नहीं है, सीधे रिजल्ट लिखना है। क्या क्या चाहोगे आप? ना तो वो ग्रेटर देन 0 है ना लेस देन 0 है, फिर क्या हुआ है? नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हो, पर मैं लिखूंगा नाइदर नेगेटिव व्हाट इट। Yes, sir. अब मैं यदि यहाँ 0 लिखता हूँ, देखिएगा क्या मिलेगा। हुआ? जी सर। यदि मैं 8 लिखता हूँ पॉजिटिव तो ये बोलेगा इट इज पॉजिटिव, यदि मैं माइनस कर देता हूँ तो ये बोलेगा इट इज नेगेटिव। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. इफ, सर एल्स इफ सर और एल्स, इफ एल्स भी होता है, यदि एक से ज्यादा है तो एल्स इफ करके आप लिखते चले जाएं और बाद में एल्स करें। व्हाट इट, एल्स इफ आप कितने ही बार लिख सकते? हाँ बोले, कुछ पूछ रहे थे। सर कर्ली ब्रैकेट के बाद एंटर देके जो इट इज पॉजिटिव इट इज नेगेटिव एंटर देके ही लिखना है या सेम लाइन में एंटर भी लिख देना, सकते? एंटर देना। ओके सर। अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब हम बात करेंगे लूप्स की। लूप्स में क्या होता है?
ये x, ओके, x अब मल्टीपल यूनिट वेक्टर है। मैं इसको रन कर, हो रहा है क्या? रन हुआ क्या? मैं पहले इसको हटा ही देता हूँ ना पूरी। मैं क्या बोल रहा है? बताइए मेरे पास कितने नंबर x में, कितने नंबर? 6 नंबर। मुझे रिजल्ट तो एक दे रहा है, इट इज नेगेटिव। पहले वाले की रिजल्ट दे रहा है, बाकी का दे ही नहीं रहा। दे रहा है क्या? बताइए। नहीं दे रहा ना? No, sir. अब मुझे तो सबके रिजल्ट चाहिए। पहला नेगेटिव है, ठीक है, बोल दिया इसने। भाई दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, हैं? यहाँ इटरेशन की जरूरत पड़ती है, यहाँ हमें लूप चाहिए पड़ता है। पहले वो देखिएगा, मैं लूप का आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ, फॉर लूप का। हम गए, कंडीशन यदि ट्रू हुई तो स्टेटमेंट लिखा, यदि लूप है तो ये वापस जाएगा, फिर देखेगा कि दूसरे वाले पे कंडीशन सेट हो रही है तो दूसरे का स्टेटमेंट लिखेगा, ठीक है, गॉट इट। फिर वापस जाएगा, फिर तीसरे पे कंडीशन अप्लाई करेगा, फिर स्टेटमेंट लिखेगा। हाँ, जहां कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही होगी वहां फॉल्स में बाहर निकल जाएगा। तो अपने पास तो फॉल्स में एल्स है, एल्स के बराबर, मतलब जब कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, पहली दूसरी इफ वाली, पहली इफ वाली दूसरी एल्स इफ वाली, तो एल्स में चला जाएगा। एल्स यानी नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव लिखेगा, व्हाट इट। पर ये जब तक कंडीशन लूप की, यहाँ लूप की कंडीशन की बात करें अपन, ये इफ कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं। लूप की कंडीशन जब तक फुलफिल होगी, लूप की कंडीशन बताऊंगा, जब तक फुलफिल होगी तब तक ये ऐसा चलता रहेगा। जैसे ही वो लूप की कंडीशन खत्म हो जाएगी, लूप के बाहर आ जाएगा, व्हाट इट। Yes, sir. लूप की कंडीशन, इफ एल्स की कंडीशन नहीं, इफ एल्स तो उसके अंदर चलेगी, व्हाट इट। तो देखते हैं जी सर। फॉर लूप की कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ आइटम्स। कितना आइटम है? 6 आइटम है ना। 6 के बाद ये बाहर आ जाएगा। तो फॉर आई इन एक्स, ओके। वार्निंग दे रहा है कुछ।
गड़बड़ कर, क्योंकि हम पाइथन में अलग प्रकार से लूप बनाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। कर्ली ब्रैकेट वगैरह नहीं होते कहीं पे, दिक्कत करता है कर्ली ब्रैकेट। The condition ठीक है, ये और कुछ तो नहीं है। रन नहीं कर रहा है, आपको देना चाहिए उसको, मैं देखता हूँ। पाइथन में ज्यादा लूप यूज करते हैं, इसमें तो लूप यूज होता ही नहीं, अप्लाई फंक्शन है वो यूज करते हैं हम लोग। देखता हूँ फिर। प्रिंट तो नहीं लिखना रहता? नहीं, कंडीशन में डाला है ना हमने। प्रिंट लिख देते हैं अपन इसमें, प्रिंट लिखा है। जरूरत तो नहीं रहती है। अरे बेटा तूने तो बहुत कर दी। प्रिंट लिख के देख लेते हैं, वैसे आर में रिक्वायर्ड नहीं देता है।
फिर भी रख के देखता हूँ, हो सकता है प्रिंट इधर लूप के अंदर रिक्वायर्ड। सही नहीं दे रहा, सभी को नेगेटिव बता रहा है, 4 को भी नेगेटिव बता रहा है। या ओके, वो क्या आई में और इसमें अलग, पाइथन में अलग चलता है। तो देखेंगे आप इसमें अगर तू आईएएस ऑफिसर होगी ना, मैंने तो आपको एक्स, जो एक्स है, आई इन एक्स, आई इज द पोजीशन, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, आई वैल्यू नहीं, आई है पोजीशन, समझ रहे हैं। तो फॉर आई इन एक्स, इफ वो पोजीशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंट इट इज पॉजिटिव, आई इज लेस देन 0 है तो इट इज नेगेटिव, और अदरवाइज ना वो बड़ी है ना छोटी है तो आप बोलेंगे ये। तो यहाँ आपको क्या है की जरूरत पड़ी बेटा,
भैया आप समझ में आया लूप का मतलब? Yes, sir. लूप में जी, इटरेशन करता है ना। इस प्रकार से हमें लूप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब जब हम यहाँ देखते हैं वापस इस पे, जब हम एमडी की मीन की बात कर रहे हैं तो हमें एक का तो मीन दे रहा है माइलेज का, समझ रहे हो? मैं यही लिखता हूँ आपको। एम्प्टी कार सभी डेटा से परिचित हैं, तो मैं मीन लिखता हूं एम्प्टी कार्स डॉलर, तो मैं एक एक वेरिएबल का तो मीन मिल जाएगा मुझे। ओके, समझ रहे हो? पर मैं पूरे वेरिएबल का मीन चाहूँ, मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो यहाँ इटरेशन की sir. जरूरत पड़ती है, यहाँ मुझे लूप की जरूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ लिखा फॉर आई इन 1:n कॉलम एमडी, n यानी 11 कॉलम है, प्रिंट मीन एमडी कॉमा करके आई लिखा, मतलब हर कॉलम वाइज मीन चाहिए। अब एमडी तो मुझे देना पड़ेगा ना, एमडी नहीं है। आ गया? क्या बोलते हैं? Yes, sir. जी ऐसे सर। हमें मीन हम ले सकते हैं बेटा, ठीक है। अपन अपना कब क्लास है? कल है परसों है? कल है ना? नहीं सर, फ्राइडे को है। फ्राइडे को, फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे को है। सैटरडे। हम 2 कंटिन्यू, ठीक है। ये मैं शेयर कर रहा हूँ या नहीं क्या हूँ देख लूंगा एक बार, और प्रैक्टिस करिए आप लोग, है ना। इसके बाद एक असाइनमेंट मिलेगा आपको, जल्दी वो असाइनमेंट खत्म करें ईडीए वाला, ठीक है? ओके, जी सर। चलिए आज के लिए इतना काफी है ना। जी सर, थैंक अभी यू। अपन और देखेंगे लूप वगैरह में, वाइल लूप वगैरह सब देखेंगे, पूरा डेटा प्रिपरेशन में आती है ये सब चीजें। यस सर। और भी स्टेटमेंट्स देखेंगे, ये सब थोड़े से क्लियर करेंगे। फिर अपन इसके बाद जो चैप्टर चालू होगा वो होगा इन्फ्रेंशियल एनालिसिस, है ना। और उसके बाद आएगा यस सर। प्रेडिक्टिव एनालिसिस। तो अपन को बहुत जल्दी इसको कवर अप करना, क्योंकि जो एक और बैच मेरा चल रहा है आगे पाइथन पर पहुंचते पहुंचते मैं दोनों बैचेस को मर्ज करना चाहता हूँ, समझ गए। जब भी मैं Yes, sir. देखूंगा कि दोनों के टॉपिक सेम हो गए हैं, दोनों बैच में मर्ज कर दूंगा, उसमें करीब 7-8 लोग हैं, ठीक है। तो मैं दोनों Yes, बैच sir. को मर्ज कर रहा हूँ, तो इसलिए अपन थोड़ा सा स्पीड अप चलेंगे, वो बैच थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। तो Yes, अपन sir. उसको दोनों मर्ज कर लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसलिए आप लोग रेगुलर रहें, मिस ना करें, ठीक है। Yes, sir. जी सर। Yes, sir. ठीक है, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।